नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हॉबी लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और वो कौन से अप्रोच मेथड्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी करने के। इन सब के बारे में हम जानेंगे वन बाई वन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल रैंकिंग है इन्वॉल्विंग रिलेशंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी, जिसमें इन्वॉल्व होता है सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी। इसका मतलब है कि कोई कैपेबल है, मोर कैपेबल है, कोई लेस कैपेबल है। मतलब एक सिस्टम है सोशल रैंकिंग का जिसमें लोग खुद को मोर कैपेबल समझते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, खुद को मोर वैल्यूएबल समझते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में खुद को क्या समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। और यह एक सोशल रैंकिंग है सोसाइटी में। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक सोशल रैंकिंग है जिसमें लोग एक दूसरे से सुपीरियर समझते हैं और किसी को इन्फीरियर समझते हैं। ये जो फीलिंग की भावना है वो इस सोशल रैंकिंग में आती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बेस क्या है इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो जो सबसे पहला बेस है वो है क्लास। ठीक है, इट रिफर्स टू डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ वेल्थ। मतलब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो बेस है पहला क्लास, ठीक है, वो है किस बेस पे है, वो वेल्थ के बेस पे है। ठीक है, वेल्थ के बेस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है, मतलब बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास इसके अंदर आते हैं। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वेल्थ होता है। वर्किंग क्लास वो होता है जो कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं और उनके पास बहुत ही कम वेल्थ होता है। दूसरा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है, पावर। ठीक है, और इसका जो बेस होता है स्ट्रेटिफिकेशन का वो क्या होता है, एक्सेस टू पावर इन सोसाइटी। मतलब आपके पास पावर कितना है। ठीक है, तो ये पावर के बेस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है पॉलिटिकल, ठीक है, पावर एंड सोशल पावर है। और जो थर्ड है वो है स्टेटस। तो जो स्टेटस का जो बेस है, ठीक है, ये क्या है आपका जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप बोल रहा हूँ सॉरी, ऑनर है, प्रेस्टीज है सोसाइटी में, उसके हिसाब से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसको हम स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस्टीज और सोशल ऑनर। जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का समाज में एक अलग क्या होता है, स्टेटस होता है। मतलब एक अलग प्रेस्टीज होता है और सोशल ऑनर होता है। अब वो चाहे किसी भी रीजन से हो सकता है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व के आधार पे पर्सनल अगर उसका देखा जाए तो उसका एक अलग ही स्टेटस है।
तो अगर उसी तरह प्रेसिडेंट एंड जो प्राइम मिनिस्टर है किसी भी कंट्री के, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या है, अपना एक सोशल प्रेस्टीज है। सोशल क्या है, ऑनर होता है उनका, अलग से क्या होता है, पद है, सम्मान है, ठीक है, जिसे पूरा सोसाइटी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो हमने देखा कि बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कितने हैं, 3। पहला है क्लास, जो वेल्थ के हिसाब से होता है। पावर, मतलब आपकी जो एसेस टू पावर, सोसाइटी में आपकी पावर की पकड़ कितनी है उसके हिसाब से होती है। और तीसरा स्टेटस, मतलब आपका सोसाइटी में कितना प्रेस्टीज है या ऑनर है उसके हिसाब से है, ठीक है। क्लास, पावर एंड स्टेटस। अब हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जितने हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टाइप्स जो है वो है 6, ठीक है। पहला है एज सेट सिस्टम। पहला टाइप क्या है, एज सेट सिस्टम। सेकेंड है स्लैब सिस्टम। थर्ड है स्टेट सिस्टम। फोर्थ है कास्ट सिस्टम। फिफ्थ है क्लास सिस्टम। सिक्स्थ है रेस ऑब्लिक एथनिक सिस्टम। अब इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों द एज सेट सिस्टम। एज सेट सिस्टम में क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर है वेयर इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एज आर ग्रुप्ड टुगेदर। इस सोशल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सेम एज के जो लोग होते हैं उनको हम एक साथ रखते हैं, ठीक है। पासिंग थ्रू लाइफ स्टेजेस एज ए कलेक्टिव विद ईच स्टेज हैविंग डिस्टिंक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल रोल्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें सोसाइटी को एज के हिसाब से बांटा गया होता है कि इस एज से लेके इस एज तक लोग एक साथ रहेंगे और उनका ये काम होगा, और उसी के हिसाब से उनको सोसाइटी में क्या दिया जाता है, रोल दिया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल रोल्स दिया जाता है, सोशल रोल्स दिया जाता है एज के हिसाब से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द एज सेट सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात करें, दिस सिस्टम इज प्रिविलेंट इन सर्टेन अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी। अफ्रीका की ट्राइबल सोसाइटी में अभी भी इस सिस्टम क्या होता है, पाया जाता है, सच एज न्यूएर ऑफ साउथ सुडान एंड मसाई ऑफ केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। तो साउथ सुडान में जो सोसाइटी जो कौन सी है, न्यूएर, साउथ सुडान में है ये न्यूएर सोसाइटी। और जो मसाई सोसाइटीज होती है वो कहाँ पे है, केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। न्यूएर इन साउथ सुडान, मसाई केनिया एंड तंजानिया में, ठीक है। तो यहाँ पे एज सेट सिस्टम जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द रैंक्स डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज आर कॉल्ड एज सेट। मतलब जिस सोसाइटी में जो रैंक्स हैं, जो सोशल रैंक्स है वो एज के हिसाब से अगर दी जाती हो, डिटरमाइन की जाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द एज सेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जो द फर्स्ट एज सेट में कंप्रोमाइज एज शॉर्ट एज 6 और 7 और एज लॉन्ग एज 15। तो जो एज सेट है, ठीक है, एज एज सेट है, तो मैक्सिमम जो होगा 15 ईयर्स का हो सकता है, और मिनिमम जो होगा 6 to 7
ईयर्स का हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक एज सेट बनाया जाएगा लोगों का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि बनाया गया 15 टू, मान लीजिए लोग हैं 15 टू 30 ईयर्स, अगर इस एज के लोगों का एक सेट बनाया गया तो इस सेट का जो एक सेट बन गया 15 टू 30 ईयर्स, तो इसकी जो लाइफ होगी, कब तक ये एक्टिव रहेगा ये सेट, तो मिनिमम जो चलेगा 6 टू 7 ईयर्स होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 15 ईयर्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट डायरेक्ट्स ए पर्सन टू डिसाइड whom he may marry, what land he can own and in which ceremonies he can take part etc. तो जैसा हमने बताया अभी कि एसेट सिस्टम में क्या होता है, एज के हिसाब से लोगों का जो सोशल रोल है, पॉलिटिकल रोल है, वो क्या होता है, डिसाइड होता है। एज सेट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप किसके साथ क्या मैरी कर सकते हैं, आप कितना वेल्थ रख सकते हैं, और आप कौन से सिरोमनी में जो सोशल फंक्शंस होते हैं उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ वन पर्टिकुलर एसेट मूव्स इनटू वन ग्रेड ऑल एट वंस। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति सोसाइटी में, तो जितने एज सेट सिस्टम होंगे उनको क्या करेगा, सब एज सिस्टम से क्या करेगा, गुजरेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या दिखती है, इक्वलिटी दिखती है। ठीक है, मतलब इसमें इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आपको सब कुछ करने का क्या होगा, लाइफ में मौका मिलेगा, आप सारे उन फेजों से गुजरेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए 1 टू 15 ईयर्स है, 15 टू 30 ईयर्स है, 30 से 60 है, 60 टू मान लीजिए 80 है। अगर मान लीजिए इनका कुछ रोल होगा, सोशल रोल, मान लीजिए ए है, इसका जो सोशल रोल है मान लीजिए बी है, इसका जो सोशल रोल है सी है, और 60 टू 80 का जो सोशल रोल है मान लीजिए वो क्या है, सॉरी, सिक्सटी टू 80 से जो सोशल रोल है मान लीजिए वो क्या है, डी है। तो जो व्यक्ति 1 से 15 एज सेट में होगा, तो जैसे इसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, खत्म होगी, वो कहाँ चला जाएगा, सेट बी में जाएगा। मतलब उसका जो सोशल रोल हो जाएगा वो सेट बी को एंजॉय करेगा, जैसे बी की लाइफ खत्म हो जाएगी सेट सी को एंजॉय करेगा, जैसे सेट सी की लाइफ खत्म हो जाएगी वो सेट डी को एंजॉय करेगा। मतलब ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, जितने भी एज सिस्टम की लाइफ है सेट बने हुए उन सबको क्या करेगा, वो एंजॉय करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्लैब सिस्टम। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, अ सिस्टम वेयर पीपुल आर treated as property, forced to work against their will and deprived of basic freedoms like right to live, refuse work, demand compensation। तो स्लैवरी सिस्टम में लोगों को प्रॉपर्टी की तरह क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे क्या करा जाता है, काम कराया जाता है, और उनको डिप्राइव किया जाता है उनके बेसिक फ्रीडम से। ठीक है, राइट टू लिव, ठीक है, उनको छोड़ा नहीं जाता है, रिफ्यूज वर्क, उनको काम करने की जो मनाही वो मना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छुट्टी नहीं ले सकते हो। ठीक है, और
डिमांड कंपनसेशन, और वो किसी तरह का कोई डिमांड नहीं कर सकते। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लैवरी सिस्टम बोलते हैं, स्लैब सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लोगों को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है, चाहे उनका मन हो या ना हो, ठीक है। और उनकी जो बेसिक फ्रीडम्स होती हैं, जैसे राइट टू लीव, काम करने का मन नहीं है या कोई डिमांड है, ठीक है, इस चीज़ को क्या किया जाता है? डिफ्राइड किया जाता है, और उनको पूरी तरह से क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एंशियंट स्लेवरी में, ठीक है, एंशियंट टाइम में क्या था? स्लेवरी वॉज कॉमन इन एंशियंट सिविलाइजेशन। जो एंशियंट सिविलाइजेशन उसमें स्लेवरी क्या होती? कॉमन होती थी। और ये कहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलती थी? ग्रीस में, रोम में एंड अदर सोसाइटीज़ में। ग्रीस और रोम में बहुत ही ये प्रचलित थी एंशियंट टाइम में, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी, modern forms of slavery such as forced labor, human trafficking, and debt bondage continue to in various parts of the world. अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो आपने देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सोशल फोर्स्ड लेबर होते हैं एंड डेप्ट बॉन्डेज होते हैं, ठीक है। इस तरह का आज भी है जो स्लेवरी है हमारे कल्चर में, हमारे मतलब सोसाइटी में, ये क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जबकि इसके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बावजूद लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम था, द स्लेव सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन वाज डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब जो पुराने तरीके से जो एग्जिस्ट करती थी, जो स्लेवरी सिस्टम, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको 1833 में ब्रिटेन ने एबॉलिश कर दिया था, और 1865 में यूएसए ने एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो द मेन पैसेजेज इन दिस सिस्टम वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। स्लेवरी सिस्टम में क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही गरीब होता है और कोई ज़्यादा बहुत ही पैसे वाला होता है, पूंजीपति होता है, ठीक है, जो बहुत ही गैप होता है, और उसी की वजह से यहाँ पे क्या होती है? स्लैवरी होती है। और जो ये स्लैब सिस्टम है, ठीक है, इसको सोशली स्ट्रैटिफिकेशन एनालिसिस के लिए कौन बताया था? मैक्स वेबर ने, ठीक है। तो जो मैक्स वेबर थे, क्या है? द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एनालिसिस। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एनालिसिस है उसका जो फादर है वो कौन है? मैक्स वेबर। अब हम दोस्तों बात करेंगे ई स्टेट सिस्टम की, ठीक है। ई स्टेट सिस्टम में क्या होता है? ये क्या एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेज या स्टेट्स, ठीक है, with individuals born into a specific state and their position determined by birthright. ये स्टेट सिस्टम में क्या है? एक डिवीज़न है, सोशल डिवीज़न है ये, ठीक है। और ये डिटरमाइंड होता है कि वो किस ग्रुप में सोसाइटी में क्या हुआ है? बॉर्न हुआ है। तो इसके बर्थ के हिसाब से उसका जो क्लास होता है, स्टेट होता है इंडिविजुअल का, वो क्या होता है? डिफाइंड होता है, ठीक है। और सोसाइटी में जो स्टेट होते हैं, ठीक है, ईच स्टेट हैड क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ राइट्स बाय लॉ, ठीक है। तो जो स्टेट्स होते हैं सोसाइटी में, उनके जो लॉ होते हैं, राइट्स लॉ होते हैं, वो पहले से क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं। और ये क्या होता है? हेरिडेटरी ट्रांसमिशन ऑफ सोशल पोजीशन। स्टेट में क्या होता है? जो उनकी सोशल पोजीशंस होती हैं और जो उनके सेट ऑफ राइट्स होते हैं, ठीक है, वो हेरिडेटरी, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? ट्रांसमिशन होती है, सेम टू सेम, ठीक है। ये इसकी क्या फीचर है? हम देखेंगे द थ्री स्टेट्स।
तो 3 स्टेट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। तो जो पहला फर्स्ट स्टेट है वो क्या है, क्लर्जी। सेकेंड स्टेट क्या है, नोबिलिटी। थर्ड स्टेट क्या है, कॉमनर्स बोलते हैं उसको। तो इस तरह से जो स्टेट्स कितने तरीके के, 3। पहले है क्लर्जी, दूसरे क्या है नोबिलिटी, तीसरे क्या होते हैं कॉमनर्स। ठीक है, देखेंगे क्या होते हैं। तो जो क्लर्जी हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस मैटर्स के लिए एंड ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो जो सोसाइटी में क्लर्जी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस मैटर्स के लिए और इनका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में। ठीक है, दूसरे है नोबिलिटी। नोबिलिटी के पास क्या होता है, लैंड होता है, लैंड ओनर्स होते हैं और इनके पास सोसाइटी में अच्छा खासा क्या होता है, प्रिविलेज होता है और पावर होता है। ठीक है, तो नोबिलिटी के पास क्या होता है, लैंड ओनरशिप होता है, सोशल प्रिविलेजेस होते हैं एंड सोशल पावर होते हैं। कॉमनर्स क्या होते हैं, कॉमनर्स के अंदर क्या मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आती है, इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, आर्टिसियंस, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। तो जो नीचे लोअर क्लास के लोग जो होते हैं वो किस में आते हैं, कॉमनर्स में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टेट सिस्टम में कितने स्टेट्स होते हैं, 3 होते हैं। पहले होते हैं क्लर्जी, रिलीजियस मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नोबिलिटी, लैंड ओनर्स होते हैं, कॉमनर्स होते हैं। इसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, जैसे कि मर्चेंट्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम जो है एक तरह का क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी हायरार्चिकल सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बहुत ही डोमिनेंट है, प्री डोमिनेंट किस्म इंडिया में बहुत ही प्री डोमिनेंट है और ये बेस्ड होता है ऑन द बर्थ इनटू ए स्पेसिफिक ग्रुप with each group having assigned social status and limited mobility। ठीक है, तो जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में बहुत ही डोमिनेंट है। ठीक है, प्रोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। ठीक है, और ये जो कास्ट सिस्टम है हायरार्कल है, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से है। और जो व्यक्ति जिस ग्रुप में जन्म ले लिया तो जन्म से ही उस ग्रुप का जो सोशल स्टेटस है और मोबिलिटी है उसको क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है। इसमें इंडिविजुअल का कोई एफर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इंडिया है उसमें मेन वर्ड कितने हैं, 4 हैं। 4 मेन वर्ड्स होते हैं। पहला क्या है ब्राह्मण्स, दूसरा क्या है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्यास, चौथा है शूद्रास। ठीक है, तो ब्राह्मण्स में आते हैं प्राइस, स्कॉलर्स एंड टीचर्स। तो इंडिया में क्या है कि अगर इस ग्रुप में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वो इस का जो सोशल स्टेटस या मोबिलिटी है वो उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। वो उसको उसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्षत्रिय में क्या होता है, रूलर्स होते हैं। ठीक है, वैरियर्स होते हैं। वैश्याज में क्या होता है, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। और शूद्रास में आते हैं लेबर्स एंड सर्वेंट्स, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन बोलिए आप, जो आउटलाइन है। ठीक है, दलित, जिसको हम क्या बोलते हैं अनटचेबल्स, जिसको छूना भी एक क्या पाप माना जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम फेसिंग सीवियर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो जो शूद्रास लोग होते हैं उनको क्या माना जाता है, अनटचेबल्स माना जाता है। उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड सोशल एक्सक्लूजन होता है और उनको क्या है सोशली इस चीज़ को क्या बोलते हैं, झेलना पड़ता है, उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है,
अगर मॉडर्न इंडिया की मैं बात करूँ तो जो कास्ट सिस्टम है ऑफिशियली क्या है, आउटलॉ हो गया है इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम को क्या किया गया है, आउटलॉड कर दिया गया है। फिर भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इनइक्वलिटी है, बहुत सारे रूप में अभी भी इंडिया में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है, बट कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अभी भी ये जो सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी है, हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करेंगे क्लास सिस्टम की। ठीक है, तो ये भी क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप्स पीपुल बेस्ड ऑन देयर वेल्थ, लोग क्या है, ग्रुप है किसके बेस पे, वेल्थ, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो क्लास सिस्टम में लोगों का जो ग्रुपिंग होता है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो किसके बेस पे होता है, वेल्थ के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो क्लास है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने एजुकेशन के बल पे या अपने एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। ठीक है, कास्ट सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बट क्लास सिस्टम में एक इंडिविजुअल अपने क्लास को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति एससी या एसटी कास्ट से आता है। ठीक है, और ये अपने एजुकेशन के बल पे मान लीजिए एक आईएएस बन जाता है, या बिजनेस करके कोई एक बड़ा क्या बन जाता है, एक कैपिटलिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने एजुकेशन के बल पे आईएएस बना, तो इसका क्या है, क्लास क्या हो गया, चेंज हो गया। और अपने ये बिजनेस के बल पे मान लीजिए बहुत इसके पास पैसा हो जाता है, बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन जाता है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्लास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, बट इसका कास्ट नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कास्ट क्या चेंज नहीं होता है। क्लास में क्या होता है कि आप अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट से, चाहे एजुकेशन के माध्यम से करें, चाहे अपने एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से करें। ठीक है, हम देखेंगे हाउ क्लास सिस्टम वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सोशल फैक्टर्स। ठीक है, class systems are based on social factors like race, ethnicity and gender। तो जो क्लास सिस्टम होता है वो किस बेस्ड ऑन किस पे होता है, सोशल फैक्टर्स पे, जैसे कि रेस हो गया, एथनिसिटी हो गई और जेंडर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडिविजुअल अचीवमेंट। इंडिविजुअल जो अचीवमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी क्लास सिस्टम बेस्ड होता है, लाइक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर फ्लूइड बाउंड्रीज होती है। ठीक है, क्लास सिस्टम है फ्लूइड बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है, पीपल कैन मूव बिटवीन क्लासेस। जैसे कि हमने अभी बात किया कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपना क्लास को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बाउंड्रीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी।
क्लास सिस्टम अलाउ पीपल टू मूव अप और डाउन इन सोशल स्टेटस। ठीक है, सेम मीनिंग है कि मतलब आप अपने एफर्ट से जो सोशल स्टेटस है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आज मेरे पास कोई सोशल स्टेटस नहीं है, बट मैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट से ऐसा कुछ काम करूँ एजुकेशन लेवल पे या बिजनेस लेवल पे, तो अपने क्लास को चेंज करके वो मैं सोशल जो स्टेटस है उसको गेन कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास सिस्टम के हम एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो तीन तरह के हैं। पहला है मिडिल क्लास, दूसरा है अपर क्लास, तीसरा है लोअर क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास में मिडिल क्लास क्या होता है, ये अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच का जो क्लास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। ठीक है, अपर क्लास क्या होता है, सबसे ऊपर का क्लास, टॉप क्लास। ठीक है, उसमें लोग क्या होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं और वेल्दी पीपल होते हैं। तो टॉप क्लास के जो लोग होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होता है, वेल्थ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक क्लास क्या होता है, लेस होता है। इनके पास पावर कम होती है, इनकम कम होती है, और इन्हीं दो के बीच का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे लास्ट जो टाइप है वो है रेस पब्लिक एथनिक सिस्टम। ठीक है, हम देखेंगे कि जो रेस है, ठीक है, it refers to dividing people into groups based on physical characteristics। रेस में क्या करते हैं, लोगों को जो उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई गोरा है कोई काला है, ठीक है, इस हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जबकि एथनिसिटी में क्या करते हैं, जो आपकी शेड कल्चरल आइडेंटिटी है, कस्टम्स हो गए, लैंग्वेज हो गए या हिस्ट्री हो गई, उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, सोशल ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। जो फिजिकल अपीयरिंग के हिसाब से जो डिवीज़न करते हैं वो रेस होती है, और जो कल्चरल आइडेंटिटी जैसे कस्टम्स हो गए, लैंग्वेज, हिस्ट्री, उसके हिसाब से जो हम डिवीज़न करते हैं सोशल डिवीज़न, उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से होता है, लाइक स्किन कलर, हेयर टेक्सचर्स एंड फेशियल फीचर्स, कि बालों के कलर के हिसाब से कर सकते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं, स्किन कलर की कोई गोरा है कोई काला है, फेशियल फीचर्स के हिसाब से करते हैं, किसी की नाक बड़ी होगी या किसी के कान बड़े होंगे, उसके हिसाब से आप डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इज a social construct meaning it is a concept created and shaped by society rather than a purely biological reality। ठीक है, तब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो प्योरली क्या है, सोशल क्रिएटेड है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्रिएशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अब व्यक्ति तो बायोलॉजिकली है, ये कोई गोरा है कोई काला है, बट डिवीजन जो किया है वो तो ह्यूमन ने किया है, सोसाइटी ने किया है, नेचर ने नहीं किया है। ठीक है, एंड कैन बी यूज टू कैटेगराइज एंड समटाइम्स मार्जिनलाइज सर्टेन ग्रुप्स। ठीक है, और यही जो बायोलॉजिकल अपीयरेंस है उसके हिसाब से इसमें लोग क्या करते हैं, सोशल ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे एथनिसिटी। ठीक है, इसमें हम जो शेड कल्चर होते हैं, शेड कल्चर करेक्टरिस्टिक ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटीज, उसके हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, कस्टम्स के बेस पे हो सकता है, रिलीजन्स के बेस पे हो सकता है, एंड हिस्ट्री के बेस पे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि एथनिसिटी में क्या है, बोल रहा है कि कैन बी लर्नड एंड अडॉप्टेड ओवर टाइम whereas race is often seen as something inherited।
ठीक है। ये बोल रहा है कि एथनिसिटी में जैसे मान लीजिए लैंग्वेज के बेस पे डिवीज़न हुआ है, ग्रुप सोसाइटी का डिवीज़न हुआ है, तो एक व्यक्ति समय के साथ दूसरी लैंग्वेज को सीख के वो उस ग्रुप का एक हिस्सा हो सकता है, सोसाइटी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज को क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, रिलीजन को एडॉप्ट किया जा सकता है, कस्टम को सीखा जा सकता है। बट रेस में क्या होता है, वो तो बायोलॉजिकल टेक्सचर के हिसाब से होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। तो रेस क्या है, इनहेरिटेड है, एथनिसिटी क्या है, एडॉप्टेबल है ओवर द टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। someone might identified as black in terms of race but also Italian in terms of ethnicity। ठीक है, मतलब ब्लैक कलर है उसके हिसाब से वो क्या है, वो एक रेस है, बट वो इटालियन भी हो सकता है अगर वहाँ का वो कल्चर जानता है, लैंग्वेज जानता है। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट रिकॉग्नाइज 5 रेडिकल कैटेगरीज। जो यूएसए है उसने 5 रेशियल कैटेगरीज को डिफाइन किया था। पहला है वाइट, दूसरा सेकंड है ब्लैक, तीसरा नेटिव अमेरिकन, अलास्का नेटिव, एशियन एंड नेटिव हवालन। ठीक है, या अदर पैसिफिक आइसलैंडर्स। ठीक है, तो इस तरह से दो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसने रेशियल बेसिस पे क्या किया था, सोसाइटी का कैटेगराइजेशन किया था। दोस्तों लास्ट हम देखेंगे कि जो थियोरेटिकल अप्रोचेस वो कौन कौन से हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जो मेन 3 जो अप्रोचेज हैं, स्टडी अप्रोचेज हैं, वो है, पहला है आपका फंक्शनलिज्म, सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, एंड जो थर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। ठीक है, तो थियोरेटिकल अप्रोचेज टू द सोशल theoretical approaches to the study of social stratification कि इतने मेन जो है 3 है। पहला है फंक्शनलिज्म, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, पहले देखेंगे फंक्शनलिज्म क्या है। दिस पर्सपेक्टिव व्यूज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज ए नेसेसरी and beneficial aspect of society, arguing that it helps maintain order and stability by ensuring that individuals are placed in position that best utilize their skills and talents। इस अप्रोच में क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो स्किल है, टैलेंट है, उसके हिसाब से उसको सोसाइटी में क्या दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो सोसाइटी का एक ऑर्डर है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। तो इंडिविजुअल का जो स्किल और टैलेंट होता है उसके हिसाब से उसको सोसाइटी में क्या, उससे फंक्शन करवाया जाता है। ठीक है, एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन है तो वो इंडिविजुअल के एक्शन के हिसाब से कैटेगराइज करता है कि इंडिविजुअल का स्किल क्या है, टैलेंट क्या है, उसके हिसाब से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की थियरी क्या है, वो अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट टू फंक्शनलिज्म। ये जो फंक्शनल थ्योरी है उसके अपोजिट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी व्यूज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर स्ट्रगल्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, आर्ग्यूइंग दैट इट परपेट्रेट्स इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, फंक्शनलिज्म थ्योरी को क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है, एबोलिश करती है। इसमें हम पावर स्ट्रगल की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास की बात करता है, कोई ज़्यादा ही पावरफुल है और कोई ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, इसमें स्किल और टैलेंट्स की बात नहीं होती है। इसमें जो रूल होता है वो क्या होता है, पावर स्ट्रगल और एक्सप्लॉइटेशन के हिसाब से होता है। तो थर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। इसमें क्या होता है,
दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द माइक्रो लेवल इंटरेक्शन। इसमें हम माइक्रो लेवल इंटरेक्शन की लेवल पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मीनिंग्स दैट shape social stratification, examining how individual social standing affect their everyday interaction and how social characteristics like social class are constructed and maintained। हम इसमें मतलब कोई भी अगर सोसाइटी में कोई क्लास है, सोशल क्लास है, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, मेंटेन्ड हुई है। तो एक इंडिविजुअल का उसमें सोशल इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल का एक क्या बोलते हैं, रोल क्या है, एक माइक्रो लेवल पे उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पे कि वो किस तरह से जो उसका इंटरेक्शन है वो सोशल क्लास को क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो थियोरेटिकल अप्रोचेज है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। पहला है फंक्शनलिज्म, जो स्किल एंड टैलेंट की बात करता है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि पावर स्ट्रगल्स एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। और जो थर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, वो एक माइक्रो लेवल इंटरेक्शन की बात करता है इंडिविजुअल की, कि कैसे वो एक क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस तरह से खुद को भी अच्छी फीलिंग आती है। थैंक यू दोस्तों।